बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सब चर्चा कर रहे थे सीटेट दिसंबर 2022 के बारे में। अब तक हमने कई टॉपिक्स पढ़ चुके हैं जो छोटे छोटे वीडियोस में हमने आपको दिया है। इससे पहले के वीडियोस जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाकर के आप देख सकते हैं। और जस्ट इसके पहले का वीडियो में हम लोगों ने अधिगम और उसके तत्वों की चर्चा किया था। इस वीडियो में, इस क्लास में हम आपसे अधिगम के पठार और अधिगम के वक्रों की बात करेंगे, फिर आगे सिद्धांतों की बात करेंगे। कहने का मतलब 2, 4, 5 वीडियो छोटे छोटे बनाएंगे जिसमें हम अधिगम टॉपिक को पूरा पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अधिगम के पठार और वक्र। अधिगम के पठार और वक्र से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। आइए समझते हैं अधिगम के पठार का मतलब क्या है। आपने पर्वत और पठार बचपन में जरूर पढ़ा होगा। इस टाइप से पर्वत होते हैं और इस टाइप से पठार होते हैं। या आप जब हॉस्पिटल में कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो उसके हृदय की गति जो होती है, गहरा या काफी स्ट्रांग एक्सीडेंट वगैरह जब होते हैं तो देखा जाता है कि अगर हृदय की गति ऐसे ऐसे चल रही है तो ठीक है, और अगर ये सीधे ऐसे हो गई इसका मतलब होता है रुक जाना। इसका मतलब क्या होता है? रुक जाना। मतलब हृदय की गति रुक गई है। समझाने का मतलब ये था कि एक सीधी लाइन का मतलब होता है रुक जाना। जब हम सीखते हैं अधिगम को, जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारी जो स्टार्टिंग होती है वो इस तरीके से होती है। मतलब ऊपर की ओर हम एक दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसे करके नई नई चीजों को डे बाय डे सीखते चले चलते हैं। फिर देखिए एक समय ऐसा आता है, या आप ऐसे समझो कि हम या आप कोई भी बुक लेकर के बैठे और पढ़ना स्टार्ट किए। उस पढ़ने की प्रक्रिया में स्टार्टिंग का जो समय होता है, स्टार्टिंग का जो पीरियड होगा, उसमें आप बहुत तेजी से सीखेंगे, बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। लेकिन 1-2 आवर्स के बाद, 1-2 घंटे के बाद आप देखते हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको कम समझ में आ रहा है, या ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि अधिगम की क्रिया थोड़ी सी धीमी हो गई है या रुक सी गई है। ठीक है, तो उस स्थिति को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, ए से लेकर के बी तक। लेकिन अगर हम आराम कर लें, घूम टहल लें, या कुछ खा पी लेते हैं, 10 मिनट 15 मिनट का लंच ले लें या ब्रेक ले लें, उस तरीके से फिर जब हम पढ़ने बैठते हैं फिर हमारी अधिगम की क्रिया शुरू के जैसी हो जाती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ऊपर की ओर ये इस तरीके के दिखाने का मतलब ये है कि सीखने की प्रक्रिया तेजी से हो रही है। इस तरीके की लाइन का मतलब है अधिगम की प्रक्रिया धीमी हो गई है, रुक गई है। और इसका मतलब ये होता है कि फिर से हम पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ गए हैं। देखिए इधर हम प्रयास को दिखाते हैं और इधर हम अधिगम की मात्रा को। जितना हम अधिक प्रयास करते हैं उतना हमारे अधिगम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। एक समय ऐसा आता है कि हम प्रयास तो करते हैं, देखिए यहां से यहां तक हम प्रयास किए, ये स्थिति, ये बीच का जो समय है प्रयास को दर्शा रहा है, लेकिन अधिगम की जो मात्रा है वो नहीं बढ़ रही है, अर्थात रुक सी गई है। तो ए बी जो है चित्र में वो आपके पठार को शो कर रहा है। अधिगम की मात्रा में वृद्धि, अधिगम की मात्रा में वृद्धि न होना ही क्या कहलाता है? अधिगम का पठार कहलाता है। ये बात आपको समझ में आई है। देखिए अधिगम के पठार के कारण क्या हो सकते हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो कभी कभी होता क्या है कि हम पढ़ते पढ़ते बहुत थक जाते हैं, जिस कारण हमें बातें या जो चीज सीखते हैं वो कम समझ में आती है। फिर देखिए व्यवधान, कोई व्यक्ति तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार किसी कार्य को कर रहा है, उससे आपको इरिटेशन हो रहा है, तो भी आपके पढ़ने की गति धीमी हो सकती है। शरीर की अपनी एक सीमा होती है। ऐसा नहीं कि आप 10 घंटे 20 घंटे कंटिन्यू बैठ के पढ़ ही सकते हैं। 1-2 घंटे आप तो मन लगा के पढ़ सकते हैं, लेकिन तीसरे घंटे से थोड़ी सी आपको थकान महसूस होगी, क्योंकि शारीरिक और मानसिक सीमाएं होती हैं। थोड़ा सा ब्रेक करिए, उसके बाद आप पढ़ना चालू करिए। कार्य की जटिलता, अगर कार्य आसान है तो आप उसको करते चले जाते हैं, सीखते चले जाते हैं। लेकिन अगर कार्य थोड़ा सा कठिन है तो फिर पुनः लौट करके आते हैं, फिर दोबारा उसी चीज को सीखते हैं।
इसमें भी थोड़ा सा पठार उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। सीखने की अनुचित विधि, ये बहुत मायने रखती है कि अनुचित विधि, मान लीजिए कि आप चेयर पे और टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं। जब आप चेयर पे और टेबल पे बैठ के पढ़ते हैं तो ये पढ़ने की अच्छी विधि मानी गई, क्योंकि बैकबोन हमारी सीधी होती है। और यही हम बेड पे बैठ के पढ़ें, झुक के पढ़ें, बहुत झुक के पढ़ें, तो उससे कम पढ़ पाएंगे जो टेबल और कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा है। तो पढ़ने की विधि भी हमारी सही होनी चाहिए। और ये तो हमने आपको पढ़ने से संबंधित, बैठने से संबंधित बताया। और पढ़ने की विधि क्या हो सकती है, छोटा छोटा पार्ट करके पढ़ना चाहिए किसी चैप्टर को। इकट्ठा पढ़ेंगे तो भी हमें दिक्कत हो सकती है। तो विधि भी हमारी सही होनी चाहिए। तत्परता और उत्तेजना, देखो जब हम किसी चीज को, नई किताब लाते हैं, नई कॉपी लाते हैं, तो उसमें लिखने की हमारी जो मतलब उत्तेजना होती है, जो उसमें हमारी लिखने की इच्छा होती है, आप देखेंगे कि उस समय हमारे अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है कि नई किताब है, इसको पढ़ लेंगे। लेकिन जैसे ही 2-4 पन्ने पढ़ते हैं, फिर वही पुरानी स्थिति हमारे अंदर आ जाती है जो पुरानी किताबों के लिए थी। मतलब नई चीजों के प्रति हमारे अंदर उत्तेजना होती है, उत्सुकता होती है। अभ्यास का अभाव और पुरानी आदतें मतलब जैसे पढ़ते समय गाना सुनना या पढ़ते समय कोई और काम करते रहना, मूवी देखते रहना, पढ़ते रहना, ये सारी चीजें। फिर क्या है, अभ्यास का अभाव, मान लीजिए हम पढ़ते बहुत है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारा सीखना जो है धीरे धीरे भूलता चला जाता है। प्रेरणा का अभाव, हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं है। किसी को देखा, किसी के समझाने पर हमने तेजी से पढ़ तो लिया, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही सब कुछ खत्म, बराबर है ना। फिर रुचि का अभाव, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है उस चीज को पढ़ने का तो भी हो सकता है, ये पठार उत्पन्न हो सकता है। उत्साह की कमी, उत्साह का मतलब होता है हमारे अंदर जो संवेग होते हैं किसी कार्य को करने के लिए, अगर वो मजबूत नहीं है तो हम उसको बहुत देर तक नहीं कर सकते। 2, 4, 5, 10 मिनट करते हैं, फिर उसको हम बंद कर देते हैं। तो ये कुछ कारण हमने आपको बताए किसके, अधिगम के पठार उत्पन्न होने के। इन्हीं सारी चीजों को सही कर लीजिए, आपका जो पठार है वो खत्म हो जाएगा। अगर थकान हो रही है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद पढ़िए। व्यवधान है, उस समस्या को हटा दीजिए। शारीरिक सीमा है, इकट्ठा टाइम टेबल बना के मत पढ़िए, 2-2 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, उसके बाद पढ़िए। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। कारण और समाधान इसी में छिपा हुआ है। फिर देखिए, हम बात करते हैं अलग अलग वक्रों की। हमने पठार तो आपको समझाया, अब हम बात करते हैं वक्र की। तो अधिगम की मात्रा को इधर हम दर्शाते हैं और अधिगम के प्रयास को हम इधर दर्शाते हैं। हमने यहां से चालू किया, हमारा प्रयास धीरे धीरे बढ़ता गया, यहां आया तो अधिगम की मात्रा भी यहां है ना। हमारा प्रयास यहां है तो अधिगम की मात्रा भी हमारी यहां पहुंच चुकी है ना। कहने का मतलब कि जितना हम प्रयास करते हैं उतना ही अधिगम की मात्रा में वृद्धि होती रहती है। लेकिन अब आपको क्या समझना है, इस वक्र में आपको यह समझना है कि इसकी प्रारंभिक स्थिति यहां तक, इसकी मध्य स्थिति यहां तक। आप देखिए प्रारंभिक स्थिति में ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, मध्य स्थिति में एकदम ये सीधे से सीख रहा है, मतलब उन्नति की ओर चल रहे हैं मध्य स्थिति तक। अंतिम में जो होता है ये थोड़ा सा अस्थायी या मंद गति से होने लगता है। किस गति से होने लगता है, मंद गति से। तो जो प्रारंभिक अवस्था है सीखने की वो तेज होती है, जो मध्य अवस्था है ये हम सीखते तो हैं लेकिन ये ज्यादा स्टेबल हमारे अंदर नहीं होता। मतलब जब हम किसी चीज को, आप ऐसे प्रैक्टिकल समझिए कि अगर आप किसी चैप्टर को आप पढ़ना चालू कर रहे हैं तो 1-2 पन्ने तक तो बहुत तेजी से पढ़ेंगे और समझ में भी आएगा, लेकिन फिर वो जो तेज गति से आपने पढ़ा था वो धीमा हो जाएगा। अर्थात अब जो आप पढ़ रहे हैं वो स्थायी नहीं होगा, आप उसको भूल सकते हैं। और अंतिम अवस्था में आपकी जो पढ़ने की गति है, सीखने की गति है, वो एकदम मंद हो जाती है। अर्थात अब धीरे धीरे बैटरी लो होने लगी है। तो इसी चीज को हम अलग अलग करके देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जिसे हम कहते हैं उन्नति का वक्र, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में हम ये देखते हैं कि डायरेक्ट बालक जो है
वो इस तरीके का ग्राफ बनाता है, अर्थात सीखने की प्रक्रिया, जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें तेजी से बढ़ोतरी होती है। इसे हम क्या कहते हैं? उन्नति का वक्र। फिर देखिए दूसरा है समांतर वक्र। समांतर वक्र संभव तो नहीं है, इसे हम निष्पादन वक्र भी कहते हैं, ये सरल वक्र भी कहते हैं, इसे समांतर वक्र भी कहते हैं, समांतर वक्र भी कहते हैं। हालांकि यह संभव तो नहीं है, किसी बालक का एक गति से एक लंबे समय तक सीखना संभव नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए कि निष्पादन वक्र और सरल वक्र भी होता है। ये प्रतिभाशाली, बहुत प्रतिभाशाली बालकों के लिए है। फिर देखिए हमने कहा कि एक होता है मिश्रित वक्र, एक होता है मिश्रित वक्र जिसे हम अवग्राहास वक्र भी कहते हैं या एस वक्र भी कहते हैं। देखिए क्योंकि ये एस टाइप का बना रहा है, इसमें होता क्या है कि कभी हम तेजी से सीखते हैं कभी नहीं, फिर कभी तेजी से सीखे कभी नहीं, तो दोनों इसमें मिला होता है, इसे हम कहते हैं मिश्रित वक्र। ये सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए होता है। एक होता है जड़ बुद्धि के बालकों के लिए। जड़ बुद्धि के बालकों के लिए मतलब कानकेव, नतोदर कहते हैं, अवनति का वक्र कहते हैं। इसमें उल्टा सी बनता है, जैसे अभी आपने देखा था कानकेव में ये इस तरीके से बन रहा था, लेकिन कॉन्वेक्स में इस तरीके से बनता है, अर्थात सीखने की जो गति है वो नीचे की ओर होती है, वो सीखते नहीं हैं, बल्कि मतलब वो बात, कोई बात उनको समझ में ही नहीं आती जो जड़ बुद्धि के बालक होते हैं, मंद बुद्धि के बालक होते हैं। तो सीखने की गति जब आप उल्टा सी बनाएं तो वो अवनति का, जब आप सीधा सी बनाएं, देखिए सीधा सी बनाएं तो ये उन्नति का होता है। ये हमने 4 वक्र पढ़े, कौन कौन से? एक उन्नति का, एक अवनति का, एक समांतर समान जिसे कहते हैं, और एक मिश्रित वक्र हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं अधिगम के स्थानांतरण की। इस क्लास में हम लोगों ने इस क्लास में हम लोग 3 टॉपिक पर बात करेंगे, 1, 2 और 3। सबसे पहला जो हमने बात किया वो बात किया पठार की, दूसरी चर्चा हमने जो की वो वक्र पर की, और तीसरी चर्चा हम करने चल रहे हैं जिसे हम स्थानांतरण कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम का स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? जैसे आपने 2 साल पहले बाइक चलाना सीखा था, आज आप यहाँ आए पढ़ने के लिए, शहर में कोचिंग करने जाते हैं, तो पिताजी ने, पापा ने आपके बाइक दिला दिया, वो गुण जो आपने सीखा था आज काम आ रहा है ना? आपने टेबल याद किया था क्लास 5th में, 6 में मैथ लगाने के काम में आ रहा है। आपको गणित बहुत अच्छी आती है, और जब आप 9th-10th में फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं तो जोड़ घटाना वहां पे काम आ रहा है। कहने का मतलब कभी पुराने समय में सीखा गया ज्ञान, अनुभव जब वर्तमान समय में सहयोग करने लगे तो इसी को क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। सहयोग भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, या बाधा भी उत्पन्न कर सकता है ना? तो जो स्थानांतरण होता है वो क्या है, आइए उसको देखते हैं। कॉल्सनिक ने कहा कि बहुत सरल है, इसकी डेफिनेशन नहीं पूछता, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। कॉल्सनिक ने कहा शिक्षा के स्थानांतरण से आशय एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, आदत, निपुणता, स्किल, अभियोग्यता, एबिलिटी दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने से है, जो मैंने अभी आपको बताया। अंडरवुड ने क्या कहा? अधिगम स्थानांतरण का अर्थ वर्तमान क्रिया पर पूर्व अनुभव का प्रभाव, मतलब आज जो कर रहे हैं इसका प्रभाव, अगर ये पुराने समय में सीखे गए स्किल से, गुणों से प्रभावित हो रहा है तो इसी को हम स्थानांतरण कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना। ठीक है, इसी को हम स्थानांतरण कहते हैं। अब देखिए स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं। स्थानांतरण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सकारात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, और एक होता है शून्य स्थानांतरण। ठीक है, पहले सकारात्मक को समझते हैं। सकारात्मक का मतलब यह होता है किसी परिस्थिति में पूर्व समय में जो कुछ आपने सीखा था और वर्तमान समय में जो कुछ सीख रहे हैं उससे पूर्व वाले का सहयोग वर्तमान समय वाले को मिल रहा है। जैसे आपने स्कूटर चलाना सीखा था और आप बाइक चलाने लगे तो भी आपको सहयोग मिलेगा। 4 व्हीलर चलाएंगे तो भी थोड़ा सा अनुभव, हालांकि स्कूटी में, बाइक में और 4 व्हीलर में अंतर है, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस होता है, जिसको बाइक चलाना भी नहीं आता, वो जब 4 व्हीलर चलाने जाएगा
तो कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा अंतर होगा, किंतु बाइक वाला जब 4 व्हीलर चलाने जाएगा तो उसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा, अनुभव होगा कि कोई गाड़ी हम चला लेते हैं, अब इसको भी चला लेंगे। कहने का मतलब उसके जो हाथों की सेटिंग है वो इस समय वाली यहाँ पर सहयोग करेगी। और क्या उदाहरण हो सकता है, मान लीजिए आप मैथ सीखे हुए हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने में आपको मदद कर रहा है तो भी ये धनात्मक है। आप हिंदी बोल लेते हैं तो भोजपुरी सीखने में आपको कठिनाई नहीं होगी, हिंदी बोलने वाला भोजपुरी बोल सकता है, ये भी सकारात्मक स्थानांतरण है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। सकारात्मक स्थानांतरण के अलावा दूसरा है ऋणात्मक स्थानांतरण। ऋणात्मक का मतलब यह होता है कि किसी परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान वर्तमान परिस्थिति में बाधा उत्पन्न कर रहा हो। मान लीजिए कि आपने जो टाइपिंग इंग्लिश की अभी तक सीखी थी, हमने आपसे कहा हिंदी वाली करके दिखाओ, तो आपकी आदत तो किसकी पड़ी है, इंग्लिश वाले की। अब हिंदी करने में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है। देखो अगर ये सहयोग कर रहा है तो धनात्मक हो जाएगा। ये डिपेंड करता है प्रश्न पूछने पर। अगर प्रश्न पूछ ये रहा है कि पूर्व समय में आपने इंग्लिश टाइपिंग सीखी थी, वर्तमान समय में हिंदी टाइपिंग करते समय आप बाधा महसूस कर रहे हैं या परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार का स्थानांतरण होगा, ये ऋणात्मक स्थानांतरण होगा। जैसे मान लीजिए आप बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं, अचानक आपको हमने टेबल टेनिस खेलने के लिए दे दिया, क्या आप खेल पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको ऊपर खेलने की आदत है और उसमें थोड़ा सा अनुशासन की जरूरत पड़ती है टेबल टेनिस को खेलने में। ठीक, चलो ये हो गया ऋणात्मक स्थानांतरण। ऋणात्मक का मतलब पूर्व में जो आपने सीखा था वर्तमान में जो आप सीख रहे हैं, पूर्व वाला सहयोग नहीं कर रहा है बल्कि आप में बाधा उत्पन्न कर रहा है। फिर देखिए एक होता है शून्य स्थानांतरण। यह शून्य स्थानांतरण, यह स्थानांतरण ना तो सहयोग करता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है ना। ये ना तो सहयोग उत्पन्न करता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है। मान लीजिए कि आपने अभी तक मैथ सीखा था, है ना, आपने इंग्लिश सीखा था, हमने आपसे कहा चलो भाई आज तुम्हें हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो आप एक चीज बताओ, इस मैथ का हिस्ट्री से क्या लेना देना, इस मैथ का इंग्लिश से क्या लेना देना, या इस हिस्ट्री का इंग्लिश से क्या लेना देना। अर्थात ये शून्य स्थानांतरण है। कोई सहयोग इंग्लिश पढ़ने वाले को हिंदी पढ़ने में, हिस्ट्री पढ़ने में कोई सहयोग नहीं प्रदान होगा। हाँ, मैथ वाला फिजिक्स करेगा तो उसे सहयोग मिलेगा, क्योंकि ये सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण हो सकता होता है। फिर देखिए शून्य स्थानांतरण क्या कहता है। मान लीजिए आप फुटबॉल खेलना सीखे हो, आपको हमने क्या कह दिया, चलो भाई गोल वाला खेलते हैं, पैर वाला खेलते हैं। वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों में अंतर है, एक हाथ से खेला जाता है, एक पैर से खेला जाता है। ये क्या हो गया, शून्य स्थानांतरण हो गया। हमने 3 चीजें पढ़ा, एक पठार पढ़ा, एक स्थानांतरण पढ़ा और एक हमने वक्र पढ़ा। ये देखिए कुछ गौड़ नियम है किसके, स्थानांतरण के। मुख्य तो 3 होते हैं, वहीं से आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये गौड़ स्थानांतरण है। एक पार्श्वीय स्थानांतरण होता है, अनुलंब। अनुलंब का मतलब होता है जैसे आपने क्लास 6 में ट्रांसलेशन सीखा था, बोर्ड का एग्जाम आप देने गए 10th में, वहां आपको सहयोग कर रहा है, तो आगे की कक्षा में। फिर एक होता है अनुक्रिया, किसी चीज को क्रम से सीखना। फिर देखिए जैसे आप जोड़ सीख लिए, घटाना सीख लिए, तो गुणा भाग सीखने में आपको ये जोड़ मदद करेगा, इसे अनुक्रिया कहेंगे। क्षैतिज का मतलब होता है एक ही क्लास में, है ना, जैसे आपको हमने मैथ सिखाया था, अब फिजिक्स उसी क्लास में की आप सॉल्व कर ले रहे हैं, ये क्षैतिज हो गया। द्विपार्श्विक का मतलब होता है एक हाथ के गुण जब दूसरे हाथ में आ जाए तो इसे द्विपार्श्विक कहते हैं। जैसे बैट्समैन को आपने देखा होगा, कभी कभी राइट खेलते खेलते लेफ्ट खेल जाता है। ठीक, तो ये गौड़ नियम है, इनके नाम भी पर्याप्त हैं, बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ा, एक पठार पढ़ा और एक वक्र पढ़ा और एक स्थानांतरण पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको अधिगम के आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और खूब अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। थैंक यू सो मच।